इसमें भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आपको यहाँ पे इथेन, प्रोपेन, क्लोरो इथेन एंड पॉलीथीन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी फिनाइलिथीन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करेक्ट मैच करना है। ऑप्शन ए क्या है, इथेन। इथेन क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो आई थिंक क्लोरो इथेन में आ जाएगा। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेलाइन एंड पॉलीस्टरीन। तो जो ऑप्शन आपका इथेन है वो आएगा पॉलीथीन में। इथेन क्या है, इथेन आपकी पॉलीथीन में आ जाएगा। एंड देन जो बी है प्रोपेन, प्रोपेन आपका पॉलीप्रोपाइलीन में आ जाएगा, पॉलीप्रोपाइलीन। एंड देन थर्ड जो है ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का हिस्सा है। एंड जो फोर्थ है वो आपका पॉलीस्टाइरीन के सेक्शन का एक पार्ट है। तो ये आपका करेक्ट मैच है क्वेश्चन नंबर 137 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 के लिए हमने देखा। 137 पे अभी हम आए हैं। 137 भी क्या कह रहा है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करो। ठीक है, ग्रोथ स्टेजेस, हेयर फॉलिकल का ग्रोथ स्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रोथ स्टेज क्या है, एनाजन, टेलोजन, एक्सोजन एंड कैनोजन। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, एनाजन। एनाजन कौन सा फेज होता है, सबसे पहला वाला फेज होता है, इनिशियल फेज होता है, यंग फेज होता है। तो रेस्टिंग फेज नहीं है, स्टेज बिटवीन एम्प्टी हेयर फॉलिकल, और ये भी नहीं है रेगुलेशन ऑफ हेयर फॉलिकल, एक्टिव शेडिंग ऑफ हेयर एंड एक्टिव ग्रोथ फेज। एनाजन है आपका एक्टिव ग्रोथ फेज, एनाजन है आपका एक्टिव ग्रोथ फेज। सेकेंड टीलोजन क्या है, टीलोजन है आपका फेज रेस्टिंग फेज, ये आपका क्या है, रेस्टिंग फेज है। थर्ड क्या है, एक्सोजन। एक्सोजन क्या है, एक्टिव शेडिंग ऑफ हेयर, एक्सोजन में शेडिंग शुरू हो जाती है। एंड देन कैनोजन कौन सा फेज है, फेज बिटवीन एम्प्टी हेयर फॉलिकल एंड ग्रोथ ऑफ न्यू हेयर, दिस इज कैनोजन। क्या है ये, कैनोजन। जब हेयर फॉलिकल खाली रहता है और नया हेयर फॉलिकल ग्रोथ नहीं हुआ है अभी पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 पे चलते हैं, ये भी करेक्ट मैच करना है आपने। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ एक्सप्लोजिव कंटेंट है जिसको आपको लिस्ट सेकंड से मैच करना है, जैसे कि एमाटोल, ASA मिक्सचर, कॉर्डाइट एंड कॉर्डेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एमाटोल। एमाटोल किसका कॉम्बिनेशन होता है, एमाटोल होता है अमोनियम नाइट्रेट और ट्राइनाइट्रोटोलुएन का कॉम्बिनेशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। तो एमाटोल क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट एंड ट्राइनाइट्रोटोलुएन का कॉम्बिनेशन। सेकेंड है आपका ASA मिक्सचर, ASA मिक्सचर को छोड़ते हैं। कॉर्डाइट क्या होता है, कॉर्डाइट आपका गन कॉटन और नाइट्रोग्लिसरीन का मिक्सचर होता है। कॉर्डाइट आपका गन कॉटन और नाइट्रोग्लिसरीन का मिक्सचर होता है। एंड देन कॉर्डेक्स क्या होता है, कॉर्डेक्स आपका होता है पेंटा इरिथ्रिन टेट्रानाइट्रेट, ये आपकी कॉर्डेक्स होती है। ASA मिक्सचर क्या होता है, ASA मिक्सचर इज लेड अजाइड, लेड स्टिफनेट और एल्यूमिनियम पाउडर को आप ASA मिक्सचर कहते हो। लेड अजाइड, लेड स्टिफनेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर को आप क्या कहते हो, ASA मिक्सचर कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 में भी आपको मैच करना है। यहाँ पे आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो यहाँ पे आपकी बायोडीजल, नेफ्था, बायो इथेनॉल और बायोगैस है। तो बायोडीजल क्या होता है, बायोडीजल इज नथिंग बट ट्राइग्लिसराइड्स। बायोडीजल क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, बायोडीजल ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। नेफ्था क्या होता है, नेफ्थास जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नेफ्थास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और उसके बाद बायो इथेनॉल्स क्या होता है, बायो इथेनॉल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये होते हैं बायो इथेनॉल्स। एंड बायोगैस तो सिर्फ और सिर्फ मीथेन है, ये तो सबसे ज्यादा इजी है, बायोगैस मींस मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 आपका लास्ट मैच द फॉलोइंग है, आई थिंक मैच द गिवन, मैच द फॉलोइंग, जो भी बोलो, फर्स्ट लिस्ट से आपको सेकेंड लिस्ट में मैच करना है। तो ये आपको योर रिकोशेट
ऑब्ट्यूरेशन और रिकॉइल, तो ये आपको मैच करना है। आपको रिकॉइल और रिकोशिएट से शुरू करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट टर्म है। रिकोशिएट क्या होता है? इट्स अ सीलिंग of the breech and a gun by expanded cartridge case ही नहीं है। When the projectile strikes the surface at a low angle and changes its path or direction, ठीक है, तो ये आपका रिकोशिएट है, ठीक है। जैसे ही आपका रिकोशिएट, दिस इज रिकोशिएट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स अ सरफेस, किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगा लो एंगल पे एंड फिर अपना पाथ चेंज कर लेगा, वो है रिकोशिएट। रिकोशिएटिंग ऑफ बुलेट इसे कहते हैं। एंड देन रिकॉइल की अगर हम बात करें तो रिकॉइल क्या है? इट्स द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फायर आर्म। यस, दिस इज द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फायर आर्म। बैकवर्ड मूवमेंट जो बाउंस बैक करता है वो आपका रिकॉइल कहलाता है। इसके बाद आ जाओ यॉ पे आ जाओ। So the deviation of the projectile from its nose onwards position due to its spinning motion. Yes, this is yaw, ठीक है। तो ये डेविएशन है प्रोजेक्टाइल का अपने पोजीशन से, अपने नोज की वजह से, उसे आप yaw कहते हो। एंड जो बच गया वो आपका obturation है। It's the sealing of the breech end of the gun by expanded cartridge case on firing. It prevent the escape of gases from the same. तो ये आपका ये आपका करेक्ट मैच था। ये आपका थर्ड सेक्शन का करेक्ट मैच था। एंड देन आपके पास एक पैसेज है जिसको आपको कंपेरहेंशन जिसका करना है। A suspected murder case, आपको ध्यान से पढ़ना है। In a suspected murder case, the investigating officer recovered 9-inch sharp knife near the victim's body with right carotid artery slitting from the scene of crime. तो उसकी जो राइट हैंड की कैरोटिड आर्टरी है उसको स्लिट कर दिया गया है और 9 इंच की शार्प नाइफ डेड बॉडी के पास मिली है। ब्लड स्टेन यूज्ड बाय direct contact of knife blade was observed on the lower parts of denim jeans, lower part of the denim jeans। और नाइफ के वजह से ही क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का पता चलता है। worn by the victim। fingerprint expert lifted blood stained fingerprint from the table laying near the victim। वहां से आपको क्या मिला है? फिंगरप्रिंट मिला है, blood stained fingerprint। further a large gushing or sputtering blood pattern was also observed in the wall. The height of these stains were around approx 5 feet from the floor। तो उनका जो blood spatters है उनकी height है 5 feet from the floor। Investigating officer also noticed a latent blood stain footprint on floor, although an attempt was made to clean up the floor। Stained clothes of the suspect were also recovered by the investigative officer। All exhibits were collected, sealed and sent for the forensic laboratory। तो ये आपका scene of crime है। क्वेश्चन पे चलते हैं। What information can be furnished by blood stained fingerprint on table? जो blood stained fingerprint आपको टेबल पे मिले हैं उससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकते हो? फिंगरप्रिंट पैटर्न, इंडिविजुअलाइजेशन, ब्लड ग्रुप ऑफ सस्पेक्ट ऑफ विक्टिम, कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ। तो टाइम सिंस डेथ तो आप पता नहीं लगा सकते और कॉज ऑफ डेथ भी आप पता नहीं लगा सकते जब तक मेडिको लीगल या फोरेंसिक मेडिसिन के जो लोग हैं वो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं हो जाती, तब तक आप कॉज ऑफ डेथ और टाइम सिंस डेथ पता नहीं लगा सकते हो। उस ब्लड स्टेन पैटर्न से आप फिंगरप्रिंट पैटर्न और ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हो। इंडिविजुअलाइजेशन इन चीज के बेसिस पे कर सकते हो। तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनहांसमेंट ऑफ लेटेंट ब्लड स्टेन फुटप्रिंट कैन बी डन बाय। तो जो लेटेंट मीन्स आपको विजिबल नहीं है, लेटेंट है। ब्लड स्टेन्ड फुटप्रिंट जो ब्लड स्टेन फुटप्रिंट जो लेटेंट ब्लड स्टेन फुटप्रिंट है उसको आप इनहांस कैसे करोगे? ब्लैक पाउडर से, ल्यूमिनॉल रिएजेंट से, डिजिटल फोटोग्राफी से या आयोडीन फ्यूमिंग से? तो आयोडीन फ्यूमिंग से नहीं होना है, ल्यूमिनॉल रिएजेंट से भी
सॉरी गन पाउडर से भी नहीं होना है, ल्यूमिनॉल रिएजेंट से आप डेवलप कर सकते हो और डिजिटल फोटोग्राफी से आप डेवलप कर सकते हो। तो BNC, yes, BNC is the correct answer for this question. Next question क्या है, टाइप ऑफ ब्लड पैटर्न प्रोड्यूस्ड ऑन डेनिम जीन्स बाय नाइफ इन दिस केस इज नोन एज। तो जो आपके डेनिम जीन्स में ब्लड पैटर्न्स गए हैं आप उसे क्या कहोगे, फ्लो पैटर्न कहोगे, स्केलेटनाइज्ड ब्लड स्टेन कहोगे, ट्रांसफर पैटर्न कहोगे और ड्रिप पैटर्न। तो आप इसे ट्रांसफर पैटर्न कहोगे क्योंकि ये ट्रांसफर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, रिकवर्ड स्टेन्ड क्लोथ्स ऑफ द सस्पेक्ट कैन रिवील, क्या क्या रिवील कर सकता है, सोर्स ऑफ ब्लड ऑन द गारमेंट विक्टिम और सस्पेक्ट का, रीजन ऑफ डिपोजिशन ऑफ ब्लड स्टेन्स on suspected clothes, linkage of suspect to the scene of crime, the type of weapon used, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ वेपन यूज्ड रिकवर्ड स्टेन्ड क्लोथ से पता नहीं लगा सकते। अगर आपको सिर्फ स्टेन्ड क्लोथ से मिले हैं तो आप टाइप ऑफ वेपन यूज नहीं पता लगा सकते। सस्पेक्ट को लिंक कर सकते हो क्राइम सीन से बिल्कुल। रीजन फॉर डिपोजिशन ऑफ ब्लड स्टेन्स ऑन सस्पेक्टेड क्लोथ, ये भी आप पता लगा सकते हो कि रीजन क्या है। सोर्स ऑफ ब्लड ऑन द गारमेंट, आप सोर्स ऑफ ब्लड भी देख सकते हो। तो A, B and C यू कैन रिवील, A, B और यस फर्स्ट ऑप्शन ये है A, B and C, ठीक है। फोर्थ आप नहीं पता लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, द इंटरनल एंगल एट विच ब्लड स्ट्राइक्स अ टारगेट सरफेस इज नोन एज। तो जो इंटरनल एंगल होता है फ्रॉम विच blood strikes a target surface is known as point of origin, angle of divergence, angle of impact और angle of convergence। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंगल ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। ये आपको जब ब्लड स्ट्राइक करता है, टारगेट को जो ब्लड स्ट्राइक करता है तो उसका इंटरनल एंगल ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं एंड देन 5 क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये आपका सेकेंड पैसेज है, ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। मेनी विक्टिम्स मोस्टली फीमेल ऑफ यंग एज वेंट मिसिंग विद इन पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम अ पर्टिकुलर विलेज, ठीक है। एक साल में बहुत सारे यंग फीमेल विक्टिम्स गायब हो गए। द पेरेंट्स ऑफ दीज विक्टिम्स लॉज्ड FIR with nearby police station. Police started investigating the case. Police found during primary investigating that these victims were last seen entering a particular house which was close to the village, ठीक है। सबसे लास्ट में उन्हें वहीं देखा गया था। The owner and servant who were occupying this house were interrogated thoroughly. Investigating officers searched the house and its garden thoroughly. On questioning the servant, he confessed to killing these victims using big knife lying in the kitchen. Okay. On the searching the garden and bathroom of the house, many hard and soft tissues were recovered. बहुत सारे hard and soft tissues recover हो गए। ये निठारी कांड की स्टोरी है। Along with this, other exhibits like hair bands, hair clips, etc. were also recovered and sent for forensic examination. Since the bodies were cut into many pieces, identification of these victims could not be ascertained, as there were many claimants. The bodily pieces were examined properly, ठीक है। तो इसमें से फीमेल विक्टिम्स के बारे में बात हो रही है, बट निठारी कांड जो था वो ऐसा ही कुछ था, बट उसमें नॉर्मल बच्चे भी, मतलब नॉट फीमेल ओनली, दूसरे बच्चे भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ दीज बोन्स आर बेटर टू एस्टैब्लिश सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आपको सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स पता करना है तो कौन से बोन्स को आप मेजर करोगे, ह्यूमरस, फीमर, वर्टिब्रा एंड अल्ना, ठीक है। तो वर्टिब्रा एंड अल्ना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, ह्यूमरस एंड फीमर सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। तो A and B is the correct option, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, investigating officer carried out the investigation as per the provision of section 81 CRPC, 24 CRPC, 18 CRPC और 174 CRPC। तो इंक्वेस्ट का जो सेक्शन होता है वो 174 CRPC होती है, पुलिस इंक्वेस्ट।
पुलिस इंक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these psychological tests are helpful in medico legal situation। ठीक है, तो कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा? पॉलीग्राफ, ग्राफोलॉजी, वॉइस एनालिसिस, नार्को एनालिसिस। तो ग्राफोलॉजी और वॉइस एनालिसिस ज़्यादा यूजफुल नहीं है। पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट हम करते हैं, तो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कर सकते हैं। ए एंड डी, ए एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। Next question 149, in India who among these authorized to hold inquest? किसको ऑथराइजेशन है? तो एक तो आपको पुलिस ऑफिसर को है और मजिस्ट्रेट को है, बट मजिस्ट्रेट को स्पेशल केसेस में है एंड बाकी तो पुलिस इंक्वेस्ट ही होता है। तो पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड होते हैं पुलिस इंक्वेस्ट के लिए या फिर नॉर्मल इंक्वेस्ट के लिए। लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, एक्यूरेट इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द विक्टिम्स फ्रॉम द बॉडीज इज पॉसिबल बाय यूजिंग वन ऑफ दीज टेक्निक्स। तो कौन सा ऐसा टेक्निक आप यूज करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? तो डीएनए एनालिसिस कर सकते हो, कैल्सिफिकेशन, एंथ्रोपोमेट्री, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम यूजफुल नहीं है, कैल्सिफिकेशन यूजफुल नहीं है, एंथ्रोपोमेट्री भी नहीं है यूजफुल। आप सिर्फ और सिर्फ डीएनए एनालिसिस से ही आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। जो सिचुएशन आपको दी हुई है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डीएनए एनालिसिस ही हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वही आंसर है, डीएनए एनालिसिस। तो हमने ऑलरेडी सारे के सारे 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमने 2019, ये 2019 का दिसंबर पेपर है, 2019 का दिसंबर पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2019 का समर का पेपर डिस्कस करेंगे। जब भी हुआ होगा वो जुलाई में, जून में, जब भी, तो वो वाला पेपर हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली जुलाई में हुआ था 2019 में, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू लेट मी नो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।